पीसीएस एक बार रुकना, माइक टेस्ट कर लूँ, रिकॉर्डिंग बेकार ना हो जाए। सब सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी को। अब आप बोलोगे 6th क्लास से आप क्यों नहीं करवा रहे हो, क्योंकि शायद से फिर आप में से कई सारे गवार लोग स्कूल नहीं गए हो। 6th 7th 8th में इकोनॉमिक्स होती ही नहीं है। ठीक है, एसएसटी के डोमेन में जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो हमारी जिंदगी में इंट्रोड्यूस होता है 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास से इकोनॉमी की एनसीईआरटीज आना शुरू होती हैं, तो हम इसको हमारे लिए मतलब काइंड ऑफ ये पहली एनसीईआरटी है, हम इसको यहाँ से देखना शुरू करते हैं। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ कि आपका बेस बनाएगी अच्छा सा, लेकिन वो बनाने की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप नितिन सिंघानिया, सीबी सचदेवा ऐसे लेवल को जो समझ चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक इंडियन इकोनॉमी वाला एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। काइंड ऑफ आप इसको ना इकोनॉमी तो नहीं, लेकिन जो 9th और 10th की जो इकोनॉमिक्स है, इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, आप उसमें देश के अलग अलग इलाकों में अर्थव्यवस्था के साथ साथ आप भूगोल को भी यानी कि ज्योग्राफी को भी समझते हो, और लोगों की कुछ परेशानियों वगैरह को सीखते समझते हुए आप इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म सीखते हो। लेकिन क्या ये ऐसा है कि हमें इसको क्या ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है, और इसको इतना कैजुअली लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में मैं आपको दिखाऊंगा इससे क्वेश्चन आते हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी से भी और 10th क्लास की एनसीईआरटी से भी इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और आते हैं। ठीक है, और आप इसमें से बड़ा सारा कंटेंट जो है वो खींच कर अप्लाई कर सकते हो अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, पालमपुर का गांव कहां पड़ता है? एनीवन? हाँ, आंध्र प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। पालमपुर नहीं है गांव कहीं पर भी। ठीक है, जो इस कहानी में जो हिमाचल प्रदेश। नहीं होता कहीं भी, मतलब इस कहानी में जो लिया गया है, पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एक इमेजिनरी विलेज है। स्टोरी आगे करवाने से पहले हम क्या है कि पालमपुर गांव का सहारा जरूर लेंगे, और इस गांव के अंदर अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था को सीखते हुए हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो नितिन सिंघानिया या सीबी सचदेवा से लेवल आपने जो स्टार्ट करा था, तो आपको यहाँ पर कोई एक नई इंसाइट नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जो चीज जितनी बेसिक होती है वो मतलब दिमाग के अंदर उतनी क्यूरियोसिटी भी पैदा करने की दम रखती है। स्टार्ट करवाने से पहले लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, द नैरेटिव। यहाँ पर देखो, द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट एटिने ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न यूपी। ठीक है, अब जो गांव है ना, उसको एक हाइपोथेटिकल नाम दे दिया गया है, पालमपुर, और उसकी कहानी है। तो यहां पर क्या है कि पालमपुर के सहारे राइटर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो उससे हमें फेमिलियर करवाने की कोशिश करता है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। एंड इस कहानी के थ्रू हम पालमपुर के होने वाली जो प्रक्रिया जो भी हो रही है उससे हम जानेंगे अर्थव्यवस्था को। ठीक है, अब क्योंकि ये गांव है, तो गांव के अंदर जो फार्मिंग है यहाँ पर मेन एक्टिविटी है। यानी कि आप एक चीज याद रखना, यहाँ पर इस चैप्टर को या फिर पूरी की पूरी किताब को एप्लीकेशन बेस्ड समझने की कोशिश करना, मतलब आप चीजों को अप्लाई करना, ताकि आपका दिमाग खुल सके, आप चीजों को समझ सको। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप किसी रूरल इकोनॉमी की बात करते हो, रूरल इकोनॉमी एक प्रकार की कैसी इकोनॉमी होती है? रूरल इकोनॉमी इज अ विलेज इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी इज अ विलेज इकोनॉमी। और यहां पर लोगों का मेन व्यवसाय क्या होता है? लोगों का मेन साधन क्या होता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ठीक है, आजादी से पहले और आजादी एग्रीकल्चर। के बाद तक और अभी तक लगभग कितनी प्रतिशत आबादी हमारे देश की डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती बाड़ी के धंधे में इन्वॉल्व है? एक बड़ी रेंज दे दूं तो ऐसा कह सकता हूं 60 to 80%, है ना?
आज भी आंकड़ा इसी के बीच में फिट होता है? हाँ सर। आज भी आंकड़ा इसी के बीच में फिट होता है। मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात कर रहा हूं, है ना, इन्वॉल्व है। तो फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई और एक्टिविटीज यहां पर नहीं होती हैं। अब देखो, फार्मिंग जब भी होती है, थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करो, एग्रीकल्चर जहां पर भी होता है, एक किसान को अगर खेती बाड़ी करनी है, या वो कर रहा है, या उसके पास जीवन में कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो खेती बाड़ी क्यों कर रहा है? बताओ, उसका पर्पस क्या है? दो चीजें हो सकती हैं। एक तो नंबर वन, लाइवलीहुड, खेती बाड़ी से वो अपनी सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहा हूं। सेल्फ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी के कंसेप्ट को बढ़ावा दे रहा हूं, यानी कि मैं इतना ग्रो कर लूंगा, मैं इतना ग्रो कर लूंगा कि जो मेरे लिए प्लस मेरे परिवार के लिए पर्याप्त हो। है ऐसा कि नहीं? हाँ, यस सर। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको बोल दूं नंबर वन, सेल्फ सस्टेनेंस इकोनॉमी को तो इंश्योर मैं कर ही लूंगा, प्लस अगर मेरे पास सरप्लस अगर प्रोड्यूस हुआ तो मैं उसको सेल आउट करके, कुछ एक इनकम जनरेट कर लूंगा। और ये इनकम कौन जनरेट करके दे रहा है? उसका एग्रीकल्चर लैंड, है ना। एक मिनट रुकना जरा। इन दो तरीकों के अलावा कोई और किसान हो सकता है? इन दो तरीकों के अलावा कोई और किसान हो सकता है? कोई कुछ पूछ रहे हैं? नो साउंड, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर आ सर। रहे। आ रही है सर। रूपक अपने कान चेक करो। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, नहीं अभी तो मैं चला गया था, अभी मैंने बोला था ना। हाँ, अरे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। नहीं 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 नहीं। हाँ, हाथ की नस वस काट लो कहीं तो सेल्फ सस्टेनेंस इकोनॉमी प्लस सरप्लस, जो सरप्लस होगा वो सेल आउट करेगा। अब मुझे बताओ, इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता है किसान के पास? अगर जो प्रॉपर किसान है, जो खेती बाड़ी के सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, यही दोस्त के मकसद है खेती बाड़ी करने की, कोई और भी मकसद है? बताओ। यही है सर। यही ना। इसका एक आउटकम भी निकलता है, एक आउटकम भी लिख लो। इस चैप्टर के अंदर मैं जो भी बातें बताऊंगा, प्लीज वो इंडियन इकोनॉमी का बेस है। मैं इंडियन इकोनॉमी भी नहीं कहता हूं। जीएस पेपर 3 में आप देखोगे ना, वो इकोनॉमी नहीं है, वो इकोनॉमी नहीं है। उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब आप कहोगे सर ये क्या बेवकूफी पर है, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है नया? ये इकोनॉमिक्स प्लस इंडिया में कहां पर कौन सी ज्योग्राफी को देखते हुए अर्थव्यवस्था कैसी बनती है, इसके कॉम्बिनेशन से एक नई चीज बनती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वो धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको कोई सिखा नहीं सकता। इसको बस पढ़कर एक चीज है कि अप्लाई करा जा सकता है, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आंसर लिख दिया और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था। जीएस पेपर 3 में आज तक इकोनॉमिक्स का तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। वो होता है तो 5% 3% बस। वो कुछ कंसेप्ट अगर पूछे, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, ठीक है। इससे एक आउटकम जरूर निकल कर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटकम ये निकल कर आती है, खेती बाड़ी से जनरेट हुई जो भी इनकम होता है, जो भी इनकम होती है, उससे जो पर्सन है फिर कुछ करने का सोच सकता है इन नॉन एग्रीकल्चर, या जिसको हम लोग कहते हैं नॉन
फार्म सेक्टर में, नॉन एग्रीकल्चर और नॉन फार्म सेक्टर्स में करने का कुछ सोच सकता है, अगर इससे इनकम जनरेट होती है तो, और वो भी इनकम कैसी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। एग्री करते हो सब लोग? यस सर। जी सर। ठीक है। यस अब खेती बाड़ी से अगर ये सरप्लस निकल कर आ रहा है, अब इस वर्ड पे फोकस करना, खेती बाड़ी से अगर ये सरप्लस, मैं ब्लैक कलर से इसको मार्क करता हूं, सरप्लस अगर ये निकल कर आ रहा है, इसको मेरे को सेल आउट करना है। सेल आउट करने के लिए पहले सामान किसी ना किसी मंडी तक जाने के लिए रेडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताओ। सेल आउट क्या क्या रोड पे लेकर बैठ जाएगा अपने अनाज को, 1 किलो के गेहूं ले लो, 2 किलो की दालें ले लो, कोई प्रॉपर एक मंडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ सर। है ना। अब खेती बाड़ी से, जहां खेत है, खेत से लेकर मंडी तक का जो रास्ता है, वो रास्ता है रोड का रास्ता, कच्ची सड़क या पक्की सड़क, हमें नहीं पता कौन सा गांव है, कैसा गांव है, लेकिन यहीं से एक दूसरी चीज शुरू होती है। जहां फार्मिंग है वहां बहुत बहुत हाई फाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना हो चलेगा, लेकिन वहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी छोड़ दो, मतलब कोई और एक्टिविटी ना हो रही हो बहुत हाई फाई तरीके से वो चलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी जरूर होती है। फार्मिंग कभी भी सोलो में नहीं हो सकती। डू यू एग्री? आप कहोगे चलो अगर सर ये मंडी तक सामान नहीं बेच रहा होता तो भी सोलो में नहीं होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती? फार्मिंग करने के लिए आपको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, इरिगेशन सिस्टम्स, अब वो कुछ भी हो सकते हैं इरिगेशन सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंकलर्स, पानी की लेजम, ये सब कुछ क्या गांव में अवेलेबल है? ये सब कुछ खेत के बगल में कोई दुकान अटैच है वहां पर अवेलेबल है क्या? कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, ये सब चीजें आएगा हाँ ना? सर। ये सब चीजें एक बहुत बड़ा लिंक स्टैब्लिश करती हैं, एक बहुत बड़ा लिंक स्टैब्लिश करती है किसके बीच में? टाउन और विलेज, और विलेज एंड टाउन एक ही बात है। पहले बताओ ये फेमिलियर हुए इससे? ये खेती बाड़ी की प्रक्रिया घूमती कैसे है पूरी, गोल 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 गोल, शहरों से खेत का क्या लेना देना है, खेत का शहरों से क्या लेना देना है? हाँ सर। ठीक है। यस सर। एक और बात, खेत सारे यहां हैं, गुरुग्राम में कोई खेत है श्रेया? नहीं कोई सर। खेत है? हाँ? मतलब बहुत कम है कुछ कुछ रिमोट लोकेशंस पर। रिमोट छोड़ो, जहां पर तुम हो, जहाँ नहीं। एमएनसीज हैं, जहाँ ये पेट्रोल के फुवारे चल रहे हैं, हाँ, नहीं जहाँ सर। है, नहीं है? सर नहीं। नहीं ना? नोएडा में है अर्पित? प्रॉपर खेती होती हो वहां पर, बताओ। रूपक शैनी कोलकाता में है तो हमारे हमारे यहां तक पहुंचता है, यहां पर गांव शहरों तक पहुंचते हैं, जो कि शहर के लोगों को, ऑब्वियस की बात है, अन्न, अनाज, खाना ये प्रोवाइड करते हैं। क्या कह रहे हो? आवाज लैग कर रही है, नहीं सबको सर, ऐसा लग ठीक रहा है है। क्या? कर रही थी नहीं, बीच में अच्छे क्या? से आ रही है। सर कितने तक अभी ठीक है? यार वाईफाई का तो इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं चलो मोबाइल डेटा से कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट रुको।
अभी ठीक है? अब सही है, चलो ओके। नहीं बोल दिया करो, क्या पता फिर सच में ना आ रही हो, ये रिकॉर्डिंग में सही से ना पहुंचे। रिकॉर्डिंग का तो चलो खेल माइक से होता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाईफाई नहीं भी चल रहा हो तब भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो टाउन में, शहरों में जो लोग होते हैं उनको अपना खाना, अपना अनाज वो गांव से ही मिलता है। तो कभी भी गांव जो है वो बिना टाउन के और टाउन बिना गांव के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये इनका सबसे बड़ा लिंक है। इनके बीच में इस लिंक को बरकरार रखने के लिए एक सबसे बड़ी चीज चाहिए हमें, वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डू यू एग्री? है ना? आप दिल्ली में देखते हो, Yes, sir. शहरों में अपने अपने देखते हो कि आटे की चक्कियां हैं जहां पर आप कॉल कर कर या फिर जाकर या आपके बड़े भाई को भेजकर या आप कभी खुद जाते हो तो आटा लेकर आते हो। अब चाहे वो मतलब पैकेट वाला हो आशीर्वाद जैसा, या फिर आप वैसे ही आटा अपना खुद का पिसवाते हो कि भैया इसमें 4 किलो गेहूं डालना और 5 किलो एमपी वाला गेहूं डालना, फिर 2 किलो उसके अंदर चने डालना। आप अपने हिसाब से फाइबर कंटेंट के हिसाब से हो सकता है अपना आटा पिसवाते हो। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं, उनको ये चोचलेबाजी आजकल की अच्छी नहीं लगती कि आशीर्वाद का आटा सफेद सफेद इससे रोटियां बन रही हैं। तो वो जनरली घर में आप लोगों के कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो यही कहते होंगे, चक्की चले जाओ, इतना इतना ये इतने चने, इतना गेहूं, एमपी वाला गेहूं, इतना एमपी वाला गेहूं में इसलिए बोल रहा हूँ, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट वैरायटी का गेहूं एमपी का गेहूं होता है, एमपी का व्हीट होता है, ठीक है। और चने कई लोग आटे में से डलवाते हैं बिकॉज ऑफ फाइबर कंटेंट, क्योंकि अगर जो चना डलवाकर अगर रोटी बनाई जाए, रोटी खाई जाए, तो उस पर्सन का ऐसा कहा जाता है कि पेट खराब नहीं रहता है और ताकत रहती है और पौष्टिक रहती हैं रोटियां काफी ज्यादा। तो ठीक है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग बड़े बुजुर्ग जैसे खाना चाहते हैं घर के, या घर में जिसकी भी चलती हो, जिस हिसाब का आटा आता हो वो आपका आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप शहरों में हो, इतनी बात तो सुनिश्चित है कि खेत नहीं है वहां पर, खेती बाड़ी तो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से अगर आप चक्की पर जाकर ये कह भी रहे हो कि एमपी वाला गेहूं डाल दो, तो अब आप हर स्टेट में अलग अलग हो, तो हर स्टेट एमपी के साथ थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। एमपी का थोड़ी ना मध्य प्रदेश का बॉर्डर थोड़ी ना लगता है आपके राज्य के साथ। लेकिन वहां पर अगर आपको एमपी का व्हीट, एमपी का अनाज, एमपी के चने, अगर ये सब कुछ मिल पा रहे हैं या किसी भी चीज के जो भी आपकी डिमांड है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसको जोड़ने का काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने, ठीक है। अब बड़ी सारी और एक्टिविटीज भी होती है पालमपुर के अंदर, लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब जहां पर अगर विलेजेस हैं तो लोग जनरली एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हैं, क्या चीज प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, वो पोल्ट्री फार्मिंग और वो सब कुछ एक ही कैटेगरी के अंदर डाल लो। एनिमल हस्बेंड मतलब पशुपालन करना पशु पक्षियों का, ताकि इनके बॉडी प्रोडक्ट के तौर पर हमें कुछ मिल सके जिसको हम बेच सकें, ठीक है, या फिर एटलीस्ट कंज्यूम कर सकें। गाय, भैंस और बकरियां, ठीक है, अगर आप इनसे कोई बाय प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट क्या कंज्यूम कर सकते हो? मिल्क, है ना। राजस्थान में लोग कैमल का भी मिल्क पीते हैं, हाँ सर। है ना, ठीक है। तो these production activities need various types of हाँ, सर। resources, natural resources, man-made items, human effort, और सबसे बड़ी बात कैपिटल, पैसा। अब हम ये सारे रिसोर्सेज को कॉम्बिनेशन में जानेंगे कि इन सारे रिसोर्सेज के संगम से कैसे जो हमें गुड्स या जो सर्विसेज अगर गांव में चाहिए वो हमें कैसे मिल सकती हैं। अब सुनना ध्यान से, इसको अपने दिमाग से पालमपुर सुनो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पालमपुर को याद नहीं रखना आपको। बैक ऑफ द माइंड आपको एक कहानी बनानी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोसीड कैसे होती है, कोई भी जगह का, रीजन का, देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसके लिए एक इंट्रोडक्शन।
पालमपुर is well connected with neighboring villages and towns. जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी बात, एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. उस कनेक्शन की चेन जो एक लिंक है, वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ठीक है. रायगंज, ये एक बड़ा गांव है, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से. ठीक है. यहां पर अच्छी सड़कें हैं जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है. तो मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई? कंडीशन सुन लो, मैं येलो कलर से मार्क करता रहूंगा. एक तो एक गांव में जहां पर खेतीबाड़ी हो रही है, वो किसी ना किसी दूसरे गांव से या शहर से एटलीस्ट एक वेल कनेक्टेड होना चाहिए. वेल कनेक्टेड होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात तो बाद में होगी. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात तो बाद में होगी. उससे पहले अच्छी सड़कें होना जरूरी है. ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपने गर्मियों में सड़कें बनवाई और बरसात में जाकर उस पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए. आप लोगों ने अक्सर, आप लोगों में से जिसके खेत होंगे या जो रूरल एरिया से, विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे, या एटलीस्ट सुना होगा या देखा होगा, ऐसा होता है. गांव की अक्सर ये समस्या है कि नहीं है? ऑल वेदर रोड्स की कमी. हाँ सर. और है ना, कमी है, बिल्कुल है. ठीक है. तो यहां पर एक अच्छी सड़क है जो कि रायगंज को कनेक्ट करती है पालमपुर से, एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. अब देखो बात यहां पर क्या आ गई? टाउन की. तो दूसरे गांव से कनेक्ट करती है, तो यहां पर हो सकता है दूसरे गांव से अगर कोई चीज कनेक्ट हो रही हो तो बार्टर सिस्टम हो रहा हो. टाउन से लेकिन कनेक्ट हो रही है, सरप्लस क्रॉप्स सेल आउट हो रहे हो. आपको एक चीज पता है कि बार्टर इकोनॉमी आज भी चलती है. बार्टर इकोनॉमी का कंसेप्ट भी चलता है. मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? अशमा, आप टोमेटोज उगा लो, मैं पोटैटोज उगा लेता हूं. एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस में बचेगा, आपको थोड़े से टमाटर चाहिए होंगे, मुझे आलू चाहिए होंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे उनको, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. बार्टर इकोनॉमी मस्ट कंडीशन नहीं बता रहा हूं, लेकिन करने में मयूर उसको बुराई क्या है? क्यों ठकुराइन, क्या बुराई है इसको करने में, बार्टर इकोनॉमी को? हाँ जी सर. क्या हुआ था? बार्टर इकोनॉमी के तौर पर एक पूरा का पूरा गांव रातों रात कन्वर्ट हो गया था. बात है ये दिसंबर 2016 की, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर ये बोलते हैं कि भाई और बहनों, 500 और 1000 के नोट जो हैं अब वो बंद हो चुके हैं, अब वो डीमोनेटाइज हो गए. डीमोनेटाइजेशन वाली रात को यूपी का एक गांव था जहां पर लोगों ने मनी को प्रॉपर तरीके से 2.5 महीने के लिए बंद कर बार्टर सिस्टम के अंदर वो एंगेज हो गए थे. दिखाऊं मैं आपको? नाम तो नहीं पता, मतलब मुझे, मैं दिखाता हूं. खुलिया विलेज बार्टर सिस्टम. अब तो मैं ऐसे ही घर पे बैठे हो ना जॉब छोड़कर, अब ऐसी अच्छी चीजें सर्च कर करके मुझे बताना. ठीक है. हाँ, सिर्फ ट्रेडिंग में साथ मत दिया करो, मेरा यूपीएससी में भी दिया करो. खुलिया गांव के अंदर बार्टर इकोनॉमी. ये देखो, बार्टर सिस्टम इज रीबॉर्न इन विलेजेस एज इंडिया कैंसल्स कैश. यहां पर लोगों ने दोबारा अपना बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स. देखो लोग अपने साथ ये तोरई और लौकी, बैंगन वगैरह ये सब वो लेकर आ रहे हैं. सामने से अदरक वगैरह या जो भी मसाले हैं वो सामने से ले रहे हैं. ठीक है. और उड़ीसा का क्या गांव बता रहे हो? क्या बोले? अतिया आयात. इतना डिटेल में कैसे पता भाई साहब आपको? हाँ, ये भुट्टा लेकर आ रहा है और उसको पता नहीं क्या, 4 भुट्टे के बदले कुल्फी मिल रही है, पता नहीं क्या मिल रहा है. ठीक है. तो many kinds of transport are visible on this road, is starting from bullock carts, tongas, bogies,
wooden carts drawn by buffaloes loaded with jaggery good and दूसरे commodities to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks. गांव में इससे आप एक चीज और सीख सकते हो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो वही मिलेगा, गांव में आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो वही मिलेगा, कौन सा वाला, जिसकी नीड हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसकी नीड हो। ऐसा क्यों? लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो शोशाबाजी वाली लाइफ बिता सके। यहां पर जनरल फार्मर्स की बात हो रही है, चंडीगढ़ के किसानों की बात नहीं हो रही, पंजाब के किसानों की बात नहीं हो रही है ना, कि कहने को किसान है लेकर घूम रहे महिंद्रा थार। और हर किसान परिवार का कहीं ना कहीं एक यूट्यूब सॉन्ग लॉन्च हो रहा है हर हफ्ते, जो कि किसान थीम पर है ना। एक मिनट रुकना। पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे मादर किसान होता है, वो किसान नहीं होता, वो हरामजादा होता है, क्योंकि बहुत मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर का उसके पास होता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, और फिर भी भिखमंगा बन के सरकार से सारी हेल्प लेता रहता है। एक सेकंड रुकना यार, नंबर भेजना जरा किसी को। मोदी ने किसान बिल लेकर आए थे और वापस खींच लिए, उसको जान से मरवा देना चाहिए था पंजाब और हरियाणा के किसानों को। दिस इज द नंबर। मैम ये यूपीआई में ना, मैंने आपको बताया तो कुछ दिक्कत है यहाँ पर। @YBL को आप अवॉइड करना। ये जो नंबर है मैंने आपको दिया है, इस पर आप डायरेक्टली आप पेमेंट करोगे तो पहुंच जाएगी वो, ठीक है। तो फिर आपको वो 2,000 करके नहीं भेजना पड़ेगा मेरे पास, एक साथ पहुंच जाएगी, ठीक है मैम। थैंक यू। ये जो गांव है, यहाँ पर लगभग 450 परिवार रहते हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ाया था? कास्ट का एंगल, कास्ट का हावी होना। बताओ मयूर, कहां होता है इन सबको? कि वो गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, वो शहरों की टेंडेंसी है ज्यादा? गांव की। गांव में देखने को। पता है क्यों? मैंने आपको एक रूल बताया था, ये रूल याद है श्रेया? जहां पर भी डेवलपमेंट आएगी ना, बंदा कास्ट का एंगल नहीं देखेगा वहां पर। योगिता, आप जानते होगे ना ये चीज, सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, कि जहां पर भी डेवलपमेंट आती है ना, वहां कास्ट इरेडिकेट होने लग जाती। बड़े सारे सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात की तरफ पॉइंट आउट भी करते हैं, जैसे MN श्रीनिवास, सुना होगा आपने थ्योरी, पक्का सोशियोलॉजी ऑप्शन में आपने पढ़ा होगा, जी सर। है ना। मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में सोशियोलॉजी ऑप्शनल खत्म करा था, तो थोड़ा सा मतलब मुझे पता रहता है उसके बारे में। अभी भी मेमोरी फ्रेश है हल्की फुल्की। तो MN श्रीनिवास की थ्योरीज हैं, है ना। और वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर आपने मैक्स वेबर वगैरह को भी सुना होगा, है ना, उनके बारे में भी पढ़ा होगा। इनका क्या मानना रहता है कि जहां पर भी लोग भेदभाव या छुआछूत या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, एक बार आप वहां पर डेवलपमेंट ले आओ और कास्ट का एंगल का है ना। शहरों में जैसे मान लो श्रेया, हमारे पापा को कोई धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है। अब मैंने याद है अक्सर आपको लेक्चर में बता रखा है, हिस्ट्री वगैरह में भी बता रहा था, वो पूछते थोड़ी ना फिरेंगे कि आप अपना मुसलमान होने का पर्चा दिखाओ, आप पंजाब से हो के नहीं हो, आपके सरनेम के आगे ये कौर, सिंह, दुबे, पाल, ठाकुर ये सब कुछ लगाए कि नहीं लगाए। इतने में तो धंधा चौपट हो जाएगा, रोड पे मांग के अल्लाह के नाम पे दे दे मांगेंगे। शहरों में क्या होता है मयूर, हमें क्विक अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करना होता है। वहां पर इतना नैरो माइंडेडनेस या पेरोकियल माइंडेडनेस के साथ चलोगे ना तो लॉस होगा, है ना। ये चीज होती है। क्या कह रहे हो?
हाँ, चीप लेबर चाहिए होता तो आप उनसे ये सब नहीं पूछ सकते कि यार ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, बताओ कि कौन सी कास्ट से हो, कौन से कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, ये चीज़ है, ठीक है? शहरों में जनरली जब ये कोई चीज़ पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वो आप उसके टोन को थोड़ा-सा उससे फ़ैमिलियर होते हो, तो आप पूछ सकते हो कि यार इसकी टोन ना थोड़ी-सी एमपी वाली लग रही है, थोड़ी-सी यूपी वाली लग रही है, तो वो बंदा खुश होता है वो जानकर। आपको शहरों में अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, इकोनॉमिक व्यवसाय को अगर एक्सपेंड करना है, तो आप ये पैरोकियल नैरो माइंडेडनेस के साथ उससे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि अपना सरनेम बताओ, सॉरी सॉरी यार तुम तो मुसलमान निकले नहीं, मैं तो सिर्फ मुसलमानों को काम धंधे पर रखता हूँ, तो आपको लॉस होगा, हैवी लॉस होगा, ठीक है? यहाँ पर 450 परिवार रह रहे हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, तो यानी कि एक अलग एंगल गांव का। और डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट, ये हमें विलेज एरियाज में देखने को मिलती है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो है, दे ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। यानी कि एक और चीज, गांव में अक्सर हमारे देश में हमें अनफेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक फिनोमेना पैदा होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी, हैव्स एंड हैव्स नॉट, इसको हैव नॉट्स कहते हैं कि हैव्स नॉट कहते हैं, जो भी है, ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट, ठीक है? ये फिनोमेना पैदा होता है, क्या कहते हैं इसको, हैव्स नहीं लिखते क्या? सर हैव Have- नॉट्स। हैव नॉट्स। अच्छा, नॉट्स कहते नॉट्स हैं, सर। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। ओके ओके, हैव नॉट। तो 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, दे ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। अब यानी कि जो हैव्स हैं वो क्या है, अपर कास्ट के लोग, हैव नॉट्स वाले लोअर कास्ट के लोग। दिस शोज caste as a dominant factor for लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो फेयर है कि अनफेयर है, वो डिपेंड करेगा आपकी कास्ट के ऊपर। इनके जो हाउसेस हैं, सम ऑफ देम दे आर क्वाइट लार्ज। डिफरेंट कास्ट को पहले मैं मार्क कर देता हूं, यहां पर मैंने ट्रांसपोर्ट को मार्क नहीं करा, ये ट्रांसपोर्ट हो गया अपना, सेवरल डिफरेंट कास्ट डाइवर्सिटी हो गई, फिर अपर कास्ट की बात हो गई। तो इनके जो हाउसेज अपर कास्ट के, दे आर क्वाइट लार्ज, मेड अप ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। दिस शोज, अगर कास्ट आपके ऊपर है ना, जो हैव्स हैं उनके पास इकोनॉमिक एक मिनट, उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बहुत होगी, ठीक है? जो एससी हैं, शेड्यूल कास्ट, दलित, दे कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। एक तिहाई उनकी जनसंख्या है और वो गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, मिट्टी और घास फूस से, सीकों से, तीलियों से, उनसे उनके घर बने हुए हैं, ठीक है? अगेन दिस शोज के जो हैव नॉट्स हैं, जो लोअर कास्ट हैं, दे आर
marginal sections in villages. बड़े सारे जो घर हैं they have electrical connections. Most of the houses have electric connections. अब ये कैसे आया? ये आया because of government support in the form of schemes. अब इसके बेनिफिट क्या निकलते हैं लोगों के लिए? ठीक है, how penetration of electricity in a village can change its face and shape. एग्जामिन रूप स्वरूप कैसे बदल सकता है एक बिजली का कनेक्शन या बिजली का आना किसी गांव के अंदर? समझ जाओ, इस प्रकार का क्वेश्चन कल को आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। इस बार आप रेलवेज का क्वेश्चन देख लो, उसने रेलवे से पेनिट्रेशन के बारे में पूछ लिया। छोटे छोटे अब मुद्दों पर उतर आया कि जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा रहा है, बहुत बड़ी रेंज तक रहा है। ठीक है, अब ऐसे एक बिजली वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से क्या मदद होती है? अब देखो, ऐसा नहीं कि आंसर आपको यहां नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से एक तो किसानों की मदद होगी, ट्यूबवेल्स कि वो अपनी फील्ड पर लगा सकें, लेकिन लिमिटेशन क्या है? हम साथ में लिमिटेशन भी लिखेंगे। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, गुड एस्पेक्ट। लेकिन इसका बैड एस्पेक्ट क्या? इसका बैड एस्पेक्ट ये है दैट इनकम जिसकी कम होगी, they cannot afford such costly irrigation facilities. ठीक है, और दूसरे तरह के बिजनेस में भी यूज होगी। और भी तरह के बिजनेस में भी यूज होगी है ये वाली बिजली। लिमिटेशन अगर यही, हर कोई वहां पर बिजनेस नहीं चला रहा, कुछ लोग सिर्फ खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है। अब पालमपुर के अंदर यहां पर बताया गया है इट हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स। विलेज के अंदर एक और दिक्कत, लैक ऑफ एजुकेशन प्लस स्कूल along with इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है। शिक्षित हो सकता है पूरा गांव इतने से? बस बताओ, हो सकता है? नहीं, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन इसका मतलब यहां पर एंगल। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मैं स्कूल को मार्क कर देता हूं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. Health infrastructure, गांव में काफी ज्यादा कैसा रहता है? वीक, लोएस्ट, काफी ज्यादा पुअर रहता है, काफी वीक रहता है।
ऑफन इट रिजल्ट्स इन, अक्सर इससे क्या होता है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, खर्चा होगा कि नहीं होगा, और कॉस्टली ट्रीटमेंट, इन सिटीज एंड टाउन्स। जिनको कोई भी बीमारी है उनके पास यहाँ पर इलाज करने की अगर व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे सिटीज और टाउन्स? वहां पैसा है कि नहीं है, बहुत ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इतने सारे एंगल हमने देखे, और ये डिस्क्रिप्शन में बताती डेट पालमपुर हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, schools, health center as compared to nearby villages। और वही कह रहा है कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोस इन योर नियर बाय विलेज। अब इसका नियर बाय विलेज यहाँ पर था, कोई ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ये था ना इसका, इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन रायगंज के साथ, ठीक है, रायगंज। इसके लिए इसके साइज के हिसाब से ये सब चीजें बोली जा रही है, बढ़िया है। हमें लेकिन पालमपुर को कैच नहीं करना, हमें गांव की समस्याओं को कैच करना है। अब यहाँ पर अगर हम इस कहानी को जाने तो हम अलग अलग प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी जान सकते हैं इस गांव के अंदर। गांव के अंदर पूरे भारत में फार्मिंग जो होती है वो एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, बिल्कुल हम इस चीज से वाकिफ हैं। फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कुछ दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम जिनको कह सकते हैं इट इज अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये क्या है? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, दुकान खोल लेना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होना, और या कुछ छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करना गांव के अंदर ही या गांव के आसपास। तो हम जानते हैं प्रोडक्शन के बारे में, लेकिन यहां पर क्या है, लोग यहां पर दूसरी एक्टिविटीज को क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बताया था आपको अभी इंट्रोडक्शन में, यहां पर एक्स्ट्रा इनकम तो ठीक है अर्न करने के लिए, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटीज के अंदर भी तभी घुस सकते हैं जब उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो, या फिर उनको फार्मिंग जो है, उनको जो फार्मिंग है वो एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी ना लग रही हो तब। बताओ हाँ या ना? खेती बाड़ी नहीं सही लग रही है लोगों को, तो लोग दूसरे सेक्टर के अंदर घुस रहे हैं, दुकान खोलकर बैठ रहे हैं। हम दुकान खोल देंगे भाई, खेती बाड़ी तो नहीं करेंगे। ये एक्स्ट्रा इनकम है तो साइड में दुकान भी खोल ली। और गांव में दुकान किस चीज की होगी ज्यादातर? क्या मिलेगा यहाँ पर? केक्स एंड डोनट्स, राशन की दुकान। तो जनरली यहाँ पर जनरल स्टोर जनरल स्टोर देखने को मिलेंगे आपको। और क्या मिल सकता है? फर्टिलाइजर, फार्मिंग इक्विपमेंट्स, और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इन सब की दुकान। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है भी ऐसे रीजन में, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अगर है भी ऐसे रीजन में, तो वो क्या देखने को मिलेगी?
ट्रैक्टर। कुणाल, इटावा से लेकर यूपी में ग्वालियर तक जो सीधा हाईवे जाता है, जनरली वहां पर गाड़ियों से ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो ट्रैक्टर्स की है ना। हाँ रिसेंटली अभी ये सब ओपन हुआ है ना, रॉयल एनफील्ड या ओला या जो भी चीजें हैं, लेकिन अगर पूरी रोड पूरे हाईवे को अगर कवर करके देखा जाए 90% आज भी ट्रैक्टर की एजेंसी देखने को मिलेगी। हाँ मयूर, दिल्ली में कितनी एजेंसी है ट्रैक्टर की, कितने शोरूम है ट्रैक्टर के? बहुत लिमिटेड देखने को मिलते हैं सर। यहां पर 1% भी नहीं होगा। और मैं वहां पर क्या कह रहा हूं कुणाल से, सेम बस राज्य चेंज कर दो, एमपी चले जाओ 90% और यूपी इटावा से लेकर ग्वालियर तक की जर्नी कवर करो, हाईवे जो सीधा गया बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ता, वहां पर 99% 90% कम से कम से आपको ट्रैक्टर के शोरूम देखने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि जैसा देश वैसा बेस, जो जहां पर जिस चीज की नीड है बिल्कुल वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन आराम से समझ में आया होगा, कोई भी एंगल आपने मिस नहीं करा है, सारी चीज आपने लिख ली जो भी मैं आपको बता रहा था। बताओ। हाँ जी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं प्रोडक्शन के बारे में।